सखी सहेली। हमारी बहुत सारी सभी सुनने वाली सखियों, सहेलियों और सभी श्रोताओं को चंचल वर्मा और प्यारी बुआ का नमस्कार। बुआ, आज तो बड़ा खास दिन है। बड़ा खास दिन है कि बड़ा खासम खास और ढेर सारे खास खास दिन है। तभी तो बहुत बड़ा खास दिन हो गया ये। हाँ, मतलब कई मिलकर एक बड़ा बन गया। हाँ, तो भाई, लेकिन ऐसा नहीं है कि सबका महत्व कम हो जाता है। सबके अपने अपने महत्व हैं और उन सबकी जरूरत को समझा गया है, इसीलिए ये दिवस मनाया जाता है ना, कि एक बार फिर से हम जागरूक हो जाएं इन सब विषयों के प्रति। और जो नहीं जानते हैं उन्हें भी इस बारे में पता लगे, इसलिए हम भी थोड़ी सी कोशिश करते हैं कि हमारी तरफ से कुछ जानकारी उन तक पहुंच जाए। हाँ, क्योंकि भाई करोड़ों श्रोता हमसे जुड़े हुए हैं, सब बात मानते हैं, बड़े प्यार से सुनते हैं और कही हुई बातों को याद रखते हैं। ये बड़ी महत्वपूर्ण बात है। अभी जब मैं कुछ हमारे सुनने वालों के कमेंट्स देख रही थी फेसबुक पर, तो उन्होंने भी लिखा कि बहुत सारे दिवस हैं जिनके बारे में उनको नहीं पता था और आज इस बारे में उनको पता लगेगा। तो आज है अंतर्राष्ट्रीय नस्लीय भेदभाव उन्मूलन दिवस और है और महाविषुव दिवस। बिल्कुल, अंतर्राष्ट्रीय नवरोज दिवस है, वहीं है विश्व वन दिवस, फिर कविता दिवस भी मनाया जा रहा है आज के दिन। और इसी तरह से आज कठपुतली दिवस है और इसी विषय पर हम गीत मंजरी में भी कुछ बातें करेंगे। मतलब आज गीत मंजरी का विषय है कठपुतली। हाँ, क्या बात है। और भाई, बात कुछ सेहत से जुड़ी हो जाए तो सिंघाड़ा बड़ी सेहतमंद चीज है, इसके बारे में भी बात होगी। वो तो होगी, लेकिन आज विश्व डाउन सिंड्रोम दिवस भी तो है। हाँ बुआ, है ना। तो ये बहुत कम सुना हुआ नाम है, लेकिन महत्वपूर्ण है। इसके बारे में जानकारी होना ही चाहिए। शरीर से जुड़ी हुई कोई भी लक्षण हो या बीमारी हो, उन सब के बारे में हमें जानना ही चाहिए, है ना। और जब मन की बात होती है तो कविता बड़ी सुकून देती है। तो आज कविता दिवस है और 1999 में इसे मनाने की घोषणा की गई थी। कविता वो चीज है ना कि चंद पंक्तियों में बहुत बड़ी बातें या दिल की बात हम कह सकते हैं। बिल्कुल। और इसका भविष्य उज्जवल हो सके इसीलिए इस दिन को मनाते हैं। इसके अलावा विश्व वन दिवस भी है बुआ। देखो, वन दिवस तो हमारी जिंदगी से जुड़ा हुआ है और कह सकते हैं ना कि पूरी पृथ्वी पर एक बहुत महत्वपूर्ण हिस्सा है वनों का, और इनसे सब संतुलन बना हुआ है। बहुत सारे जीव जो हैं, जंतु हैं, परिंद हैं, चरिंद हैं, वो सब इस वन के कारण ही सुरक्षित हैं और बहुत हद तक हम भी सुरक्षित हैं इस वन के कारण। बिल्कुल। और इनकी आवश्यकता को हम समझें और भावी पीढ़ियों को इसके लाभ के बारे में समझा सके, इसकी तरफ ध्यान दें, इसीलिए तो इस दिन को हम मनाते हैं। देखो भाई, भावी पीढ़ी को समझाने के संग संग वर्तमान में हमें भी समझना होगा। और कहीं ना कहीं आमतौर पर हम सोचते हैं कि हमने 2-4 वृक्ष लगा दिए तो वन संरक्षित हो गया, ऐसा नहीं है। वन जो है वो हजारों साल में बनते हैं, धीरे धीरे एक जैव प्रक्रिया है और उसमें जो चीजें होती हैं उनको संरक्षित करना बहुत जरूरी है, क्योंकि उनको फिर से उनको क्रिएट करना एक तरीके से बड़ा मुश्किल है। कहीं से प्राकृतिक रूप से बनते हैं वन, तो उनको बस ये कि जो बने हैं उन्हें सुरक्षित रखा जाए, संरक्षित किया जाए। जो अंधाधुंध कटाई होती है वो रुक जाए तो भी बहुत लाभ हो जाएगा। तो त्योहार आते हैं तो हम ये नहीं कहते कि ये कौन आया, हमें पता रहता है कौन आ गया। और उसके संग संग ये भी है खास बात कि हमारे देश में मतलब कहते हैं ना कि 3 दिन और 13 त्योहार रहते हैं। हाँ, तो इसका मजा ही अलग है। तो उन त्योहारों से पहले की जो तैयारियां होती हैं उसमें भी हम जुटे रहते हैं और ये त्योहार हमें कहीं ना कहीं व्यस्त बनाए रखते हैं। लेकिन नवरोज जो है, ये जो त्योहार है, ये बड़ा खास दिन है और इसके मनाने के पीछे की परंपरा भी है। जो त्योहार अनिवार्य रूप से उन लोगों के बीच बड़े उत्साह के साथ मनाया जाता है जो समृद्धि के लिए प्रार्थना करने और अपने पापों के लिए क्षमा मांगने के लिए अग्नि मंदिरों में जाते हैं। तो हमारे साथी ने लिखकर भेजा है ये बात। और भक्त विशेष रूप से इस उद्देश्य के लिए तैयार किए गए स्वादिष्ट भोजन का आनंद लेते हैं, जैसे मूंग की दाल, पुलाव, कई अन्य प्रकार के मुंह में पानी लाने वाले व्यंजन। इस दिन विशेष रूप से मनाई जाने वाली एक महत्वपूर्ण परंपरा टेबल के चारों ओर इकट्ठा होने की है, जहां परिवार के सभी सदस्य शुद्धता, चमक और धन के प्रतीक वस्तुओं से सजाए गए एक आम कमरे में इकट्ठा होते हैं। नवरोज खाना और कपड़े। नवरोज के जीवंत त्योहार पर महिलाएं पारंपरिक गारा साड़ी पहनती हैं। पुरुष आमतौर पर अपने नए और बेहतरीन कपड़े पहनते हैं। हालांकि उनके पारंपरिक कपड़ों में एक लंबी मलमल की शर्ट, जिसमें इन्होंने कुछ और लिखा है, कुश्ती के नाम से भी जाना जाता है, कुछ और नाम लिखा है, ढीली सूती पतलून, एक सफेद कपड़े से तैयार एक चीन रेशम जो है खोपड़ी टोपी के साथ कमरकोट भी शामिल है। तो इन्होंने सारी चीजें लिखी हैं। और फिर नवरोज मनाने के लिए भोजन बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। भाई, खुशी हो तो खाना तो बस खाना ही है ना, पकवान बन जाते हैं। इन्होंने वही सब लिखा है कि व्यंजनों में धसक, मीठी सेव, दही, झींगे, फरवा, बेरी पुलाव और बहुत कुछ शामिल है। और बुआ, जिस तरह से ये व्यंजनों के बहुत सारे प्रकार आपने लिए ना, इसी तरह से नवरोज के भी बहुत सारे नाम हैं, अलग अलग नामों से इसे बुलाते हैं। कोई पतेती, जमशेदी नवरोज, नौरूज, नवरूज,
नौरेज, बहुत सारे ऐसे नाम हैं जिसे इन नामों से बुलाया जाता है इस दिन को। और ये है वसंत का पहला दिन और प्रकृति के नवीनीकरण को ये दिखाता है। और खगोलीय वसंत विषुव के दिन ये मनाया जाता है, जो कि 21 मार्च के दिन आता है। हाँ, मतलब आज का दिन जो है वो खगोलीय दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि सूर्य की सीधी किरणें भूमध्य रेखा पर पड़ती हैं। लेकिन ये जो त्यौहार है पारसी समुदाय के लिए आस्था का प्रतीक है, और इस रोज के साथ ईरानी कैलेंडर और पारसी समुदाय के नए साल की शुरुआत होती है। आमतौर पर यह 20 या 21 मार्च को ही मनाया जाता है। इसे 16 अगस्त और 21 मार्च को छमाही और वार्षिक के तौर पर भी मनाया जाता है। ये बड़ा खास ऐसी मान्यता है बुआ कि राजा जमशेद ने दुनिया को प्रलय से बचाया था और इसी दिन उन्होंने सिंहासन भी अपना ग्रहण किया। तभी से इस दिन को जो पारसी समुदाय के लोग हैं खास तौर पर वो इसे मनाते हैं नए साल के रूप में, और ये परंपरा शुरू हो गई। और देखो, वैसे चंचल बिटिया, हमारे जो कैलेंडर हम जिसे मनाते हैं उसमें 365 दिन होता है ना, लेकिन जबकि इस समुदाय के लोग 360 दिनों का एक साल मानते हैं, और साल के आखिरी 5 दिन गाथा के रूप में मनाए जाते हैं। गाथा का मतलब ये 5 दिन जब परिवार के सभी लोग अपने पूर्वजों को याद करते हैं, और भाई बड़ा खास दिन हो गया ये तो। और भारत के अलावा ईरान, पाकिस्तान, इराक, ताजिकिस्तान और लेबनान में भी ये त्यौहार हर्षोल्लास के साथ मनाया जाता है। अगर ये कहें कि मनाने की शुरुआत कैसे हुई, तो हुआ था 30 सितंबर 2009 को यूनेस्को यानी संयुक्त राष्ट्र महासभा ने नवरोज को मानवता की अमूर्त सांस्कृतिक विरासत के प्रतिनिधि के रूप में शामिल किया और इसे प्रतिष्ठित सूची में अमूर्त विरासत के तत्वों में शामिल किया जाता है, और तभी से बस इसकी शुरुआत हो गई मनाने की। भाई तो बड़ा खास दिन तो है, क्योंकि मानव अधिकारों और सम्मान के प्रति हमारी जो प्रतिबद्धता है इसकी पुष्टि करने के लिए आपसी सम्मान, मेल मिलाप को बढ़ावा देना बहुत ज़रूरी है। प्रकृति के साथ सद्भाव में रहने के लिए हम आशा और करुणा को चुनें, यानी कि हमेशा एक आशावादी रहें और करुणा में अपना मन रखें, और इसके आगे आने वाले अवसरों को गले लगाएं और सभी के लिए एक अधिक शांतिपूर्ण और अधिक समावेशी दुनिया बनाने के लिए मिलकर काम करें। तो एक तरीके से एक बड़ा सुदृढ़ और स्वस्थ समाज जो है वो बनेगा हमारे आसपास। और जैसा कि हम कह रहे थे ना वो कि महाविषुव वसंत के दिन इसको मनाते हैं, तो इस दिन सूर्य की सीधी किरणें भूमध्य रेखा पर पड़ती हैं और दिन और रात का समय जो है वो बराबर हो जाता है। इसे महाविषुव, वसंत विषुव, मार्च विषुव इन नामों से भी जाना जाता है। इसका सीधा सीधा संबंध सूर्य के चारों ओर पृथ्वी की परिक्रमा से होता है। सूर्य के चारों ओर का चक्र पूरा करने में पृथ्वी को लगभग 365.25 दिन लगते हैं, और एक सामान्य वर्ष में 365 दिन होते हैं, जबकि एक दिन का ये अतिरिक्त चौथाई भाग, जिसे 6 घंटे कहेंगे, इस कारण ये हिस्सा कि वसंत विषुव हर 6 घंटे में घटता बढ़ता है। और फिर इसी तरह से लीप ईयर आता है, और एक विषुव तब होता है जब सूर्य का केंद्र पृथ्वी के भूमध्य रेखा से सीधे ऊपर होता है, जो पृथ्वी की भूमध्य रेखा के साथ यात्रा करता है। ये वो बिंदु है, स्थान है, जहां सूर्य का ग्रहण मार्ग जो है आकाशीय भूमध्य रेखा के साथ घूमता है। भूमध्य रेखा के लंबवत गिरने के साथ 100 टर्मिनेटर पृथ्वी के उत्तरी और दक्षिणी गोलार्ध समान रूप से प्रकाशित होते हैं, और दिन और रात की लंबाई समान हो जाती है। और प्रत्येक कैलेंडर वर्ष में ये 2 बार होता है, एक बार मार्च के अंत में और फिर दूसरी बार होता है सितंबर के अंत में। अब पृथ्वी हम सब जानते ही हैं कि अंडाकार पैटर्न में सूर्य की परिक्रमा करती है, इसलिए सूर्य से इसकी दूरी जो है वर्ष के अलग अलग समय में अलग अलग होती है। जनवरी की शुरुआत में ये अपने चरम पर है और फिर सूर्य से निकटतम दूरी पर होती है। जुलाई की शुरुआत में सूर्य से उदासीनता या दूरी जो है ये इंगित करता है इस तरह से। तो सभी संस्कृतियों ने इसको एक खगोलीय जो चक्र है बड़ा महत्वपूर्ण दिन है, तो इसीलिए अलग अलग तरीके से इसको मनाया जाता है ना। लेकिन कुछ बीमारियां हैं जिनको कि हम चाहेंगे कि वो फिर से न हाजिर हों, जबकि ये बीमारी है या यूं कहें कि एक लक्षण है जिसे विश्व सिंड्रोम कहते हैं। एक खास सिंड्रोम जो है ये अनुवांशिक होता है, और इसको जो है ट्राइसोमी 21 भी कहा जाता है, और ये जो है बच्चों को प्रभावित करता है। और तब होता है जब 21वें गुणसूत्र जो होते हैं ना, क्रोमोसोम जिनको बोलते हैं, वो 21वें का दोहराव होता है। और ये विकार प्रत्येक वर्ष जन्म के समय लगभग 6,000 जो बच्चे हैं वो प्रभावित होते हैं। तो काफ़ी संख्या है। शारीरिक और मानसिक विकास इनसे प्रभावित होता है, और इस विकार से ग्रस्त बच्चे के चेहरे की जो है ना विशिष्ट विशेषताएं होती हैं। साथ ही उनकी बौद्धिक क्षमता भी कमज़ोर होती है, और जन्म से पहले स्क्रीनिंग या कुछ टेस्ट के माध्यम से इसको पहचाना जाता है, और बाद में जेनेटिक टेस्ट भी करवाया जाता है। उससे भी ये पता चलता है कि बच्चे को ये समस्या है।
डाउन सिंड्रोम से जो लोग ग्रस्त हैं उनके चेहरे के फीचर्स थोड़े से अलग नजर आते हैं, जैसे आपने कहा ना कि कुछ विशिष्ट विशेषताएं होती हैं। इससे उनकी बौद्धिक अक्षमता और शारीरिक विकास क्योंकि उनका देर से होता है, और कई बार ये थायराइड या हृदय रोग से भी जुड़ा हुआ हो सकता है। इसमें सोचने, सीखने, समझने में बड़ी मुश्किल आती है, और बच्चे जो हैं वो जो इससे ग्रसित हैं वो देर से बोलना शुरू करते हैं, सुनने में भी समस्या होती है, उनकी जो इम्यून सिस्टम है वो भी थोड़ा कमज़ोर होता है, गर्दन के पिछले हिस्से पर अतिरिक्त त्वचा होना, कान की बनावट में समस्या होना, मुंह से सांस लेना, मोटापा, ऑब्स्ट्रक्टिव स्लीप एपनिया, हथेलियों और तलवों का त्वचा जो है उसका मोटा होना, ये जो विकार हैं ये उसमें नजर आते हैं, ये तो दिखाई देता है। और अभी तक वैसे ये ज्ञात नहीं है कि सिंड्रोम क्यों होता है, लेकिन ये जो है ना डाउन सिंड्रोम हमेशा मानव स्थिति का एक हिस्सा है और दुनिया भर के सभी क्षेत्रों में मौजूद है। लेकिन क्या होता है ना कि इसमें सीखने की शैली ज़ाहिर प्रभावित होगी। अब जब ये समस्याएं हैं तो दिक्कत होगी ही। शारीरिक विशेषताओं और स्वास्थ्य पर भी इसका विपरीत प्रभाव पड़ता है। तो जो गर्भधारण जैसे समय से किया जाए और समस्या को पता लग जाए समय से ना, तो बहुत कुछ हद तक इसे ठीक किया जा सकता है। बिल्कुल। और जैसे हमने जिन टेस्ट की बात की तो जेनेटिक अल्ट्रासाउंड है, ब्लड टेस्ट है, ये किए जाते हैं जिससे पता लग जाता है। और अगर कोई बच्चा इससे ग्रसित है तो उसकी दवाएं, स्पीच, फिजिकल थेरेपी, बिहेवियरल थेरेपी, ये सब चीज़ें करने के बाद में कुछ ज़रूरी चीज़ें सीखने और समझाने से उसकी जो सीखने समझने की क्षमता है उसको विकसित किया जा सकता है। तो भाई ज़रूरत है कि बहुत अच्छी तरीके से जी जान से लग जाया जाए। और पहली बात तो ये कि समझा जाए कि ये क्या है। तो जो डाउन सिंड्रोम है ये सामान्य तौर पर समझ में नहीं आता है, फिर हम सोचते हैं कुछ ऊपरी इस पे कुछ हो गया है और झाड़ फूक पे चले जाते हैं। तो भाई आप ध्यान रखें, ऐसे न जाएं। और ऐसे में जो है व्यक्ति जो माता पिता की देखभाल, समाज में उसका समर्थन, फिर चिकित्सा मार्गदर्शन, फिर समुदाय के सभी लोगों को जो है ना उसको सपोर्ट करना चाहिए। मतलब जैसे कोई क्या होता है कि आमतौर पे कोई अगर माता पिता प्रयास भी करते हैं कि चलो इसको कुछ थेरेपी करवा दें, कुछ इसके संग कर दें, तो बाकी लोग कहते हैं अरे कुछ होगा नहीं इससे, हमने बहुत देखा है। तो भाई इन सब चीज़ों पर न जाएं। और बहुत विज्ञान प्रगति कर चुका है, इस तरीके की जो लक्षण हैं, दिक्कतें हैं, सिंड्रोम्स हैं, उनके बहुत सारे जो हैं इलाज आ गए हैं। तो कृपया उस पर प्रयास करते रहें। हालांकि एक बात और है कि इसमें ज़रूर कहना चाहेंगे कि समय बहुत लगता है, लोग घबरा जाते हैं क्योंकि एक अब छोटी सी फिजियोथेरेपी की बात आती है कि जो हम शारीरिक वो करवाते हैं, व्यायाम करवाने जाते हैं, लगता है घर में कर लेंगे, फिर समय बहुत लग रहा है ना। तो ऐसा नहीं है, ऐसे घबराए ना, थोड़ा सा धैर्य रखेंगे तो एक बच्चे का जो भविष्य जो है बन जाएगा, है ना। और इसीलिए गर्भधारण के समय से ही अपना ध्यान रखना शुरू करें, और जो नियमित जो भी जांच की जाती है वो जरूर करवाएं, उनको अनदेखा ना करें। बिल्कुल। तो बच्चा जन्म के बाद में, क्योंकि उसको जब क्योर करने में देर होगी तो गर्भ के समय ही अगर पता लग गया तो तब भी इसका इलाज शुरू हो सकता है। ज़्यादा आसान हो जाएगा। और बहुत सारी चीज़ें जो हैं वो कहते हैं ना कि प्रिकॉशन बहुत ज़रूरी है, तो इस सब तरीके की चीज़ों में और भी ज़्यादा ज़रूरी है, तो इस बात का ख्याल रखें। और वो दिसंबर 2011 में संयुक्त राष्ट्र महासभा ने इस दिन को मनाने का निर्णय लिया था। तो भाई बहुत महत्वपूर्ण था, तो महत्वपूर्ण है और आज भी उतना ही महत्वपूर्ण है। तो 12 साल हो गए ज़रूर, लेकिन इस बात को ख्याल में रखते हुए इसका और प्रचार प्रसार करें। अगर कहीं आसपास कोई दिखाई देता है तो उसको भी बताएं कि नहीं, ये एक बीमारी है और इसका इलाज है, और प्रयास कीजिए, लोगों को उत्साहित करें, खुद भी सहयोग करें इन सब चीज़ों में। जी बुआ। तो भाई हमने 2011 में एक घोषणा हुई थी उसकी बात की, है ना, विश्व डाउन सिंड्रोम की। लेकिन कुछ इसी तरह से आज का दिन और भी घोषित किया गया था 1966 में। ये था 21 मार्च 1960 को। पहले तो दक्षिण अफ्रीका के ट्रांसवाल प्रांत के शार्पविले शहर में अफ्रीका के लोगों ने दक्षिण अफ्रीका के प्रशासन द्वारा लागू किए गए नस्लीय भेदभाव को बढ़ाने वाले पास कानून के खिलाफ बड़े पैमाने पर प्रदर्शन किया। और फिर इसके विरुद्ध जब प्रदर्शन हो रहा था बुआ, तो लोगों को दक्षिण अफ्रीका के प्रशासन द्वारा क्रूरता से इसको दबाने की कोशिश की गई, और इसमें करीब 70 से अधिक लोगों की मृत्यु भी इस दौरान हो गई, और 240 से अधिक लगभग घायल भी हो गए, और दुनिया को झकझोरने वाला नरसंहार ये बन गया था उस वक्त। और वो भी नस्ल के बारे में। मतलब सोचिए, आदमी एक इंसान को इंसान से किस तरह से अलग करता है और उसके लिए कितना हिंसक हो जाता है। इस ऐतिहासिक घटना की याद और नस्लीय भेदभाव का विरोध करने के लिए 1966 में संयुक्त राष्ट्र महासभा ने प्रत्येक वर्ष 21 मार्च को नस्लीय भेदभाव के उन्मूलन के लिए अंतर्राष्ट्रीय दिवस के रूप में मनाने के लिए प्रस्ताव पारित कर दिया। बिल्कुल, ताकि ऐसा दोबारा ना हो, इस तरह के जो नरसंहार है वो फिर ना हो, और ये जो
भेदभाव है ये सब भी ना हो, इसीलिए तो इस दिन का रखा गया प्रस्ताव कि मनाया जाना और मतलब रोजमर्रा की जिंदगी में भी हम आसपास के लोगों में बातचीत में कहीं ये ना महसूस करने दें कि किस किस चीज में नस्ल के हिसाब से हम किसी को कम समझें, अपने को बेहतर समझें या किसी और को बेहतर समझें, खुद को कम समझें, इन सब चीजों से दूर रहा जाए। बिल्कुल। और हर साल 21 मार्च यानी आज ही के दिन दुनिया भर के देश और इससे संबंधित संयुक्त राष्ट्र संस्थाएं नस्ली भेदभाव का विरोध करने की अपील करने के लिए विभिन्न गतिविधियों का आयोजन करती हैं बुआ। और संयुक्त राष्ट्र के संवर्धन में दुनिया भर के देशों में नस्ली भेदभाव को खत्म करने में काफी प्रगति भी हासिल कर ली गई है और कई देशों ने नस्ली भेदभाव के खिलाफ कानून भी बना दिए हैं। अभी तो भाई देखो, कानून तो बन जाते हैं लेकिन ये सामाजिक एक स्थिति है, एक सामाजिक कहना चाहिए सरोकार की चीज है। समाज में जो लोग हम रह रहे हैं, हमारी आपकी जिम्मेदारी है। कानून बन जाता है लेकिन घर घर आकर कानून उसको लागू नहीं करवा सकता, ये हमें आपको लागू करना है। तो दोस्तों, श्रोताओं से हम यही आग्रह करेंगे कि इस भेदभाव को खत्म करा जाए और इसको रातों रात नहीं किया जा सकता, न तो कानून के माध्यम से किया जा सकता है, न शासन कुछ कर सकता है। ये एक लंबी प्रक्रिया है, जैसे कि किसी चीज के संस्कार डालना। तो ऐसे बच्चों में संस्कार डालें कि वो कहीं से किसी को अपने से कम न समझें या उस आधार पर कोई गलत व्यवहार न करें। तो ये जो संस्कार देना बहुत ज़रूरी है और हमारी ओर से राजनीतिक और आर्थिक सहायता की अगर आवश्यकता है, बल्कि हमारे दिल की गहराई से जो है इसको ख़त्म किया जाए और इसको स्वीकार करने की भी बहुत ज़रूरत है कि हम समाज में जितने भी मानव हैं वो सब एक हैं। बिल्कुल। और इस दिन से नस्लवाद को रोकने के लिए निर्णय लेने वाले सभी क्षेत्रों में सार्वजनिक प्रतिनिधित्व को मजबूत करने वाले महत्व पर प्रकाश डाला जाता है और ये दिन अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता और शांतिपूर्ण सभा के अधिकारों के महत्व और नस्लवाद के खिलाफ खड़े होने वाले सभी लोगों का जो योगदान है उसे भी बड़ा सम्मान देता है। तो सम्मान तो देता है, लेकिन आज की जो थीम है वो बड़ी खास है इस वर्ष की, और वो है नस्लवाद के खिलाफ कार्रवाई के लिए आवाज, यानी वॉइसेस फॉर एक्शन अगेंस्ट रेसिज्म। लेकिन आवाज उठाने की जहां तक बात है कि आप बराबर इस आवाज को उठाएं, पहले उसको महसूस करें और बच्चों में वो संस्कार दें। जी, मैं प्यारी बुआ लेकर हाजिर हूँ आपके साथ एक बार फिर। ढेर सारा सिंघाड़ा लेकर आए हैं। अरे वाह, क्या बात है बुआ, सिंघाड़े लेकर आई हैं, बड़े अच्छे लगते हैं। तो कल है ना, बहुत सारे लोग हमारे उपवास रखेंगे तो सिंघाड़ा खाया जाएगा। और भाई देखो, ये जो है ना वाटर चेस्टनट है, तो चेस्टनट तो है बड़ा मतलब पौष्टिक भी होता है। और कुछ लोग तो लिख कर भेजा है कि ब्लड प्रेशर जो है वो संतुलन में रखता है। तो भाई कितनी अच्छी चीज है और बड़ा अच्छा फल है कि लिखने वालों ने ये भी तो लिखा है कि जलीय साग है, फल है भाई, क्योंकि बहुत सारे पौष्टिक तत्वों से भरपूर है। और इसको वाटर चेस्टनट आपने बता ही दिया। इसको जब उगाते हैं तो इसके लिए दिखता है, इसको जो खेती की जाती है तो टैंक में, झीलों में, तालाब में या नदी में इसको उगाया जाता है। और ये काले और हरे रंग के, थोड़े थोड़े कत्थई सा रंग भी होता है, कई बार सा भी होता है, कुछ हरे भी आते हैं, सब तरीके के आते हैं। और फल के रूप में खा सकते हैं। और जब सुखा के बाद में इसका आटा बना के भी, जैसे कि आपने बताया कि भाई कल से चैत्र नवरात्र शुरू हो रहा है, तो उस वक्त जो हमारी बहनें या हमारे सुनने वाले उपवास करेंगे तो इसे खा सकते हैं, इसे खाएंगे। और इसका सेवन क्योंकि जो है ना शरीर को शक्ति प्रदान करता है, साथ ही शरीर में खून की कमी भी नहीं होने देता और सेहत के लिए बहुत अच्छा होता है, क्योंकि इसमें जो पोषक तत्व हैं उसमें है विटामिन ए, सिट्रिक एसिड, फास्फोरस, प्रोटीन, निकोटीन एसिड और विटामिन सी, मैग्नीशियम, थायमीन, कार्बोहाइड्रेट और इसी तरह से डाइटरी फाइबर्स हैं, कैल्शियम है, जिंक, आयरन, पोटेशियम, सोडियम, आयोडीन, मैग्नीशियम जो है, ये सब चीज़ें जो हमारे शरीर को स्वस्थ रखने में मदद करते हैं वो सब पाए जाते हैं। अब वो हम कहते तो हैं कि भाई ये फायदेमंद है, लेकिन सोचने वाली बात ये होती है कि कितना खाएं, खाया जाए। हाँ, तो अब उम्र अलग अलग लोग हैं जो खाएंगे, फिर हर एक की शरीर की प्रकृति भी अलग अलग होती है, सबकी पाचन शक्ति भी अलग अलग होती है, तो उस हिसाब से इसे खा सकते हैं। लेकिन फिर भी अगर हम एक आम बात करें तो प्रतिदिन 20 से 25 ग्राम तक इसका सेवन किया जा सकता है। क्या बात है, ये महत्वपूर्ण बात है। और गले की समस्याओं में भी ये राहत पहुंचाता है, क्योंकि इसमें जो है ना जैसे गला बैठ जाता है, गले में खराश होती है, टॉन्सिल आदि जो होती है, इससे भी ये छुट्टी दिला देता है। और इसके सेवन से जो है अच्छा होगा कि सिंघाड़ा आटा को दूध में मिलाकर सेवन करें तो गले की समस्या के लिए ज्यादा फायदेमंद रहेगा। अब देखो, हमारे सुनने वाले लिखते हैं कि सिंघाड़ा एक जलीय साग और फल होता है, पानी के ऊपर लगता है, फास्फोरस और पोटेशियम से भरपूर, शरीर में दर्द और सूजन हो तो सिंघाड़े का फल उबालकर
और कच्चा खाने से भी बड़ा फायदा होता है। क्या बात है? कच्चे भी इसका सेवन किया जाता है और उसे उबाल कर भी, क्योंकि बहुत सारे लोग खाते हैं। फलाहार में इसका उपयोग किया जाता है। इसकी सब्जियां भी लोग बनाते हैं। आटे, इसका जो आटा बनता है उसके पूरी, पराठे, हलवा, यानी कि किसी भी तरीके से खाया जा सकता है। बिल्कुल खाया जाता है इसका, जैसे छील कर कुछ लोग तो केवल जीरा और काली मिर्च डाल के भी खा लेते हैं। कच्चा भी बहुत अच्छा लगता है। उबाल के जैसे कहा तो उबाल के तो सब जगह बिकता भी है और साथ में चटनी भी मिलती है। लिखते हैं कि उबाल कर थोड़ा सा इसे छील लें, इसे घी या फिर तेल में हरी मिर्च का तड़का लगा दें और सिंघाड़े को थोड़ी देर भून लें। फिर इसमें थोड़ा सा नमक, काली मिर्च और थोड़ा सा नींबू निचोड़कर एक स्नैक्स के रूप में भी इसे आप खा सकते हैं। और इसे व्रत में खाएंगे तो एनर्जी भी मिलती है। जी हाँ, तो फायदेमंद तो होता ही है। अगर हम बात करें कि और लोगों के लिए, तो गर्भवती हमारी जो बहनें हैं उनके लिए क्या है, दूध के साथ सिंघाड़ा खाना फायदेमंद होता है। खासतौर से 7वें महीने से ऊपर जब हो तो इसके लिए बहुत लाभदायक होता है। इसके अतिरिक्त जिन महिलाओं को समस्या हो कि गर्भ ठहर नहीं रहा है, उन्हें भी खूब सिंघाड़े का सेवन करना चाहिए। तो इससे क्या है कि भ्रूण को पोषण मिलता है और मां की सेहत भी अच्छी रहती है। और ये तो हमने पहले ही बताया कि शरीर को ऊर्जा देता है। इसलिए जब व्रत और उपवास में खाते हैं आप, क्योंकि सारा दिन भूखे रहने वाले हैं, तो अगर इसका सेवन करेंगे तो आपको भूख नहीं लगेगी, या जितना भी खाएंगे उससे पूरा दिन आपको काम करने के लिए ऊर्जा मिलती रहेगी। इसमें आयोडीन भी बहुत सारा होता है और गले से संबंधित जो रोग हैं उसके लिए भी ये उपयोगी है। जो थायराइड ग्रंथि है उनको सुचारू रूप से चलाने का कार्य करता है, उसमें सहायक है और थायराइड की समस्या को दूर कर रखता है। ये बहुत सारे लोगों को होती है। ऐसे ही पेट की समस्या के लिए भी ये फायदेमंद है। फिर ये है कि बाल के लिए भी अगर आप चाहें तो इसका सेवन कर सकते हैं। बालों को खराब होने से ये रोकता है। फिर इसी के क्या है कि पॉलीफेनोलिक और फ्लेवोनोइड एंटीऑक्सीडेंट पाए जाते हैं। इससे क्या है, एंटीबैक्टीरियल और एंटी कैंसर के गुण भी होते हैं। तो आप समझ गए कि क्या क्या और लाभ है इसके संग संग अगर अनिद्रा की समस्या है तो भी इससे छुटकारा मिलता है। और क्योंकि इसमें मैंगनीज पाया जाता है तो जो एड़ियां फटने की समस्या होती है उसमें भी बड़ा लाभ मिल जाता है। और खाज खुजली की अगर समस्या हो तो सूखे सिंगाड़े को घिस कर उसमें थोड़ा सा नींबू मिलाकर रोजाना उस खाज वाली जगह पर लगाने से उसमें राहत मिलती है। और जब इसे लगाते हैं ना तो लगता है कि थोड़ी सी जलन हो रही है, लेकिन बाद में बड़ी ठंडक देता है इसे लगाना। क्या बात है। तो त्वचा के लिए भी बहुत अच्छा है। और ठंड के दिनों में लोग पानी कम पीते हैं और जिससे उन्हें जो है ना डिहाइड्रेशन हो जाता है, तो उनको भी दूर करने में सिंघाड़ा जो है काफ़ी लाभप्रद होता है। तो इस तरह से शरीर के लिए हमारे हर तरीके से सिंघाड़ा बहुत फायदेमंद है। इसके अलावा भाई, क्योंकि वजन घटाना सभी की चाहत रहती है, अगर वजन बढ़ गया है तो जो वजन घटाने के लिए प्रयास कर रहे हैं उनके लिए एक अच्छा फल है, क्योंकि इसमें कैलोरीज जो है वो बड़ी कम मात्रा में होती हैं। कैल्शियम भरपूर मात्रा में होता है, इसलिए इसके सेवन से हड्डियां और दांत ये भी मजबूत होते हैं, शरीर की कमजोरी दूर हो जाती है। और रक्त संबंधी समस्या अगर है या मूत्र रोगों से आप कोई मूत्र रोगों से आप विकार हैं तो वहां भी आपको लाभ मिलेगा। तो भाई एक औषधि की तरह काम करता है, तो इसका उपयोग करें। सूजन और दर्द को भी कम करता है, तो बहुत सारे फायदे हैं। तो इसको खाइए। अब तो ये हो गया कि आम के आम गुठलियों के दाम। शरीर में सूजन आने पर सिंघाड़े के छिलके को पीसकर सूजन और दर्द वाले स्थान पर लगाने से भी आराम मिलता है। तो बताओ तुम। अगर हम बात करें ना, कोई चीज फायदा हो तो अगर अति करेंगे तो कहीं ना कहीं वो तो सबके लिए है ना। हाँ, तो अगर बहुत ज्यादा मात्रा में सेवन करेंगे तो पाचन तंत्र को ये बिगाड़ भी देगा। और अधिक मात्रा में सेवन करने से कब्ज, पेट दर्द, आंतों की सूजन, ये समस्याएं हो जाएंगी। और इसका अगर आप सेवन कर रहे हैं तो इसके बाद पानी नहीं पीना चाहिए, क्योंकि इसमें बहुत सारा पानी खुद ही होता है। अगर इसको खाने के बाद आप पानी पी लेंगे तो खांसी की समस्या आपको हो जाएगी। इसे थोड़ा सा ध्यान रखें इन चीजों का, और जो फायदे हैं उनको भरपूर ले सकेंगे। बिल्कुल। बुआ, आज कठपुतली दिवस है। देखो ऐसा है ना कि हम समाज में जो खास तौर से सब चीज़ों का ख्याल रखा जाता है ना। केवल भोजन से सब कुछ नहीं चलता, सिर्फ पैसे कमाने से नहीं चलता, केवल स्वास्थ्य का ध्यान रखें तो भी नहीं चलता, साथ में सब चीज़ें चाहिए। यानी कला का जो संवर्धन है, उसका संरक्षण है, वो भी बहुत ज़रूरी है। और ये बहुत बड़ी कला है कठपुतली कला, जो हमें जानकारियाँ भी देती है, हमारा मनोरंजन भी करती है। और मनोरंजन की वजह से भी तो हम स्वस्थ रहते हैं, खुश रहते हैं जी। और हर साल 21 मार्च को आज के दिन कठपुतली कला को बढ़ावा मिले, इसीलिए इस दिन को मनाया जाता है। और बहुत सारे कार्यक्रम अलग अलग जगहों पर किए जाते हैं, क्योंकि इसका इतिहास बुआ बड़ा प्राचीन है। रंगमंच पर खेले जाने वाले बहुत प्राचीन खेलों में से ये एक है, और प्राचीन काल से ही मनोरंजन का साधन भी रहा है। अगर विद्वानों की माने तो भारतीय नाट्य कला का जन्म भी कठपुतली के खेल से ही हुआ था। हाँ, बिल्कुल।
और ऐसा कहा जाता है कि सबसे पहले इस दिवस को मनाने का विचार ईरान के कठपुतली का खेल दिखाने वाले कलाकार जावेद जोलपाघरी के मन में आया था और साल 2000 में मांडेबुर्ग में 18वीं यूनियन इंटरनेशनल डेलॉ मैरियोनेट सम्मेलन के दौरान ये प्रस्ताव जो है विचार के लिए रखा गया और फिर 2 साल बाद साल 2002 के जून में इसे अटलांटा में काउंसिल द्वारा स्वीकार कर लिया गया। फिर इस तरह से 21 मार्च 2003 को पहला विश्व कठपुतली दिवस मनाया गया। यानी कि लगभग 10 साल हो गए इसको बुआ, और बहुत सालों से, क्योंकि ये तो भाई मनोरंजन का सशक्त माध्यम रही हैं, जागरूकता काम कर रही हैं। कठपुतलियों के माध्यम से जो सामाजिक मुद्दे हैं उन्हें बड़े रोचक तरीके से उठाकर लोगों को दिखाया जाता है और उनमें जागरूकता पैदा की जाती है। इस तरह से समाज को सुशिक्षित करती हैं ये, यानी कि शिक्षा देती हैं, और इतिहास के में दर्ज नामों की जो प्रेरक कहानियां हैं उनको भी कठपुतलियों के जरिए हम लोगों तक पहुंचाते हैं। बिल्कुल, पहले तो बल्कि राजा महाराजाओं की कहानी ही इसमें सुनाई जाती थी और कठपुतली दिवस का उद्देश्य जो है कठपुतली कला के नवीकरण और उनकी परंपराओं को बनाए रखना, उनकी रक्षा करना, नैतिक और सौंदर्य शिक्षा के साधन के रूप में इसका उपयोग करना यह है। और इसके संग संग जो है ना, लोक कला को जन जन तक पहुंचाया जाता है इसके माध्यम से, आने वाली पीढ़ी को इससे अवगत कराना इसका उद्देश्य है। क्योंकि कठपुतली कला सिर्फ मनोरंजन का साधन नहीं है बल्कि जागरूक करने का भी माध्यम है। खेल दिखाने वाले व्यक्ति को पपेटियर के रूप में जाना जाता है। इसका इतिहास क्योंकि बुआ बड़ा पुराना है, तो कुछ लोग कठपुतली के जन्म को लेकर पौराणिक कथाओं का जिक्र करते हैं। बताया जाता है कि शिवजी ने काठ की मूर्ति में प्रवेश कर पार्वती का मन बहलाकर इस कला की शुरुआत की थी। और सिंहासन बत्तीसी की कहानी में भी जो विक्रमादित्य का सिंहासन है उसमें 32 पुतलियों का उल्लेख बताया गया। बिल्कुल, और उस पर तो बहुत सारे धारावाहिक भी बने और हम सबने देखा भी है। और आज ये कला चीन, रूस, रोमानिया, इंग्लैंड, चेकोस्लोवाकिया, अमेरिका और जापान जैसे अनेक देशों में पहुंच चुकी है। इन देशों में इस विधा का समसामयिक प्रयोग कर इसे बहुआयामी रूप प्रदान किया गया है। वहां कठपुतली मनोरंजन के अलावा शिक्षा, विज्ञापन जैसे कई क्षेत्रों में दिखाई देती है। बुआ, हमारी एक सखी लिखती हैं कि बचपन में कठपुतली का नाच देखा करती थी। औरतें उन कठपुतलियों को प्ले किया करती थी। इसमें घरेलू सास बहू की पारिवारिक कहानियां, धार्मिक कहानियां, आला उदल, सावित्री, सत्यवान, शेख चिल्ली की कहानियां हुआ करती थी और आंचलिक भाषा में गीत गाते हुए इन्हें दिखाया जाता था। क्या बात है, ये बात बिल्कुल सही है। और ऐसे ही बहुत सारी और भी तरीके हैं। कठपुतली तो काठ की बनती थी इसलिए शायद इसका नाम रखा गया। बाद में कपड़े की बनी हुई हम लोगों ने देखी। वहीं आंध्र प्रदेश में चमड़े की कठपुतलियों का खेल बहुत मशहूर है। सबसे पुरानी छाया कठपुतली परंपराओं में से एक है। ये मनोरंजन जो है लोक साहित्य को बांटने और दिखाने के साथ साथ तो होता ही है, मतलब विषय यही होता है, लेकिन उसमें कुछ इस तरीके से उसको बनाते हैं कि उसके आगे दिया जलाते हैं और उसकी परछाई दीवार पर पड़ती है, फिर उसको चलाते हैं और बहुत सुंदर दिखाते हैं। और जैसे आपने बताया कि काठ की बनी हुई होती है, इसके अलावा पेरिस प्लास्टर की या कागज की लुगदी की भी कठपुतलियां बनाई जाती हैं। उनके शरीर के जो छोटे छोटे भाग हैं उन्हें इस तरह से जोड़ा जाता है बुआ कि उनसे जो बंधी हुई डोर है उसे खींचने पर वो अलग अलग जो हिस्से हैं वो हिल सके। और एक समय राजस्थान की कठपुतलियां सबसे ज्यादा मशहूर हुआ, हम लोगों ने तो बचपन में वही देखी हैं। हाँ, इसमें राजा रानी, सेठ सेठानी, जमींदार, किसान, जोकर, यानी कितने पात्रों की कठपुतलियां बनाई जाती थी। और वो कुछ पिपेरी बजाते थे, कुछ ड्रम जैसा बजाता था। तो कुछ इस तरीके से होती थी। बड़ी लड़ाई भी होती थी, एक दूसरे को पटक देते थे। हाँ, तलवार मारते थे। और अंत में एक जो नर्तकी आती थी जिसके शरीर का हर हिस्सा बड़ा हिलता था, नाचता था। कभी-कभी तो उसको ऐसे पूरा पलट देते थे कि वो दूसरा घाघरा उसका बदल जाता था रंग। तो वो बड़ा जादू सा लगता था हम लोगों को, तो अच्छा लगता था। लकड़ी के ऐसे ही छोटे छोटे टुकड़े करके बनाए जाते हैं ताकि वो बने अलग, उसका मतलब संचालन ज्यादा हो और ज्यादा हरकतें दिखाई दें उसके शरीर की। इसी तरह से जैसे कहा ना कि खाल की बनती है, कठपुतलियों को रंगीन चटकदार गोटे, कांच, घुंघरू, चमकदार रेशमी कपड़े से सजाया जाता है। फिर पैरहमन जैसे लबादा जैसा कपड़ा पहना जाता है। इस तरह से सजे धजे इन कठपुतलियों के पात्र सभी का मन मोह लेते थे। बनावट के साथ साथ इन कठपुतलियों का खेल प्रदर्शन जो है वो मंत्र मुग्ध कर देता था। बिल्कुल, जैसा हम बता रहे हैं ना कि जब हम बचपन में देखते थे उन कठपुतलियों को नाचते हुए, और जब वो उछल कर वो जब महिला बैठती है तो उसका जब घेर पूरा फैल जाता है और देखने में बड़ा अच्छा लगता है। वो अजीब अजीब जो आवाजें निकाली जाती हैं, उनके पास वो मुंह में यंत्र लगाए रहते हैं चलाने वाले। तो जब हम देखते थे ना बुआ, तो कई बार ऊपर झांक के देखते थे कि जो कठपुतलियों को नचा रहा है उसके हाथ कैसे हैं, आवाज कहाँ से आ रही है। बिल्कुल, बड़ा एक
वो होता था, जिज्ञासा रहती थी और कहीं कहीं लगता था कि सब कहा ना, जैसे लगता था जादू ही सा चल रहा है। तो हमारे देश में जो पारंपरिक नाटकों की कथा वस्तु में पौराणिक साहित्य, लोक कथा महत्वपूर्ण भूमिका रही। इसमें अमर सिंह राठौर, पृथ्वीराज, हीर रांझा, लैला मजनू, श्री फरहाद की कथाएं जो है कठपुतली के माध्यम से हमने देखी। वहीं समसामयिक विषयों पर जैसे कि महिला शिक्षा, प्रौढ़ शिक्षा, परिवार नियोजन के साथ साथ हास्य, व्यंग, ज्ञानवर्धक और अन्य मनोरंजक कार्यक्रम भी इसके माध्यम से दिखाए गए। लेकिन धीरे धीरे बुआ कठपुतली के प्रदर्शन में बहुत बदलाव आता गया और ये जो खेल है सड़कों से, गली कूचों से निकलकर बड़ी बड़ी लाइट्स की चकाचौंध में बड़े बड़े मंचों पे होने लगा और अब तो बड़ा व्यापक रूप इसने ले लिया है। बिल्कुल, बड़ा व्यवसाय हो गया है। कुछ समय पहले तक लोग कठपुतली कला को केवल मनोरंजन का एक साधन मानते थे, परंतु अब उसे कला करियर के रूप में ये ले लिया गया है और मनमोहक जो कला है भारत के साथ साथ विदेशों में भी लोकप्रिय होती जा रही है। और कठपुतली के जरिए बहुत सारे सामाजिक मुद्दों को उठाया जाता है और रोचक तरीके से लोगों में इसको बताया जाता है, जागरूकता फैलाई जाती है। कठपुतलियाँ सुशिक्षित और स्वस्थ समाज का बुलंद संदेश हमें दे रही हैं और इतिहास में दर्ज नामों की प्रेरक कहानियों को कठपुतलियों के जरिए लोगों तक हम पहुंचाने के प्रयास कर रहे हैं। लेकिन लोगों से गुजारिश ये है कि इसको देखने जरूर जाएं। आमतौर पर हम फिल्मों के लिए बहुत अधिक धनराशि खर्च कर देते हैं, हाँ। लेकिन जो मंच पर प्रस्तुतियां होती हैं, ये चाहे हम कठपुतली की बात करें या जो लोग खुद मतलब नाटक करते हैं, उसमें कहीं ना कहीं हम पैसा देने में बड़ी कंजूसी करते हैं। तो कृपया ना करें। इस लोक कला को बचाने के लिए हमारी आप सबकी जिम्मेदारी है कि हम इसको अधिक से अधिक देखें और इसके बारे में जानकारी हासिल करें। वो लोक कलाएं तो जीवित रहेंगी, साथ में जो इनसे जुड़े कलाकार हैं उनको भी एक कहते हैं कि आय कमाने का जरिया उनका बना रहेगा। हाँ भाई, उनकी रोजी रोटी कैसे चलेगी? जब हमने कहा ना कि जब देखेंगे ही नहीं तो वो कैसे, फिर वही बात होती है, कैसे लुप्त हो जाती है चीजें, क्योंकि फिर वो छोड़ देंगे, वो उस तरफ जाएंगे जहां उन्हें पैसा मिल रहा है, जहां उन्हें दाल चावल रोटी मिलेगी। फिर जाहिर है कि कठपुतली कला को वो छोड़ देंगे। तो भाई हमारी जिम्मेदारी है कि उनका भरण पोषण जो है वो हमारे माध्यम से होता है, कहीं ना कहीं अप्रत्यक्ष रूप से, तो उसको करें, आप देखें। बुआ, मैंने बहुत सारे शौकीन लोग जो इस तरह की कलाओं को प्रोत्साहन देते हैं, घरों में भी एक सजावट के तौर पर उनके घर में कहीं ना कहीं कठपुतली टंगी रहती है। हाँ, टंगी रहती है और वो बड़ी, जब ड्राइंग रूम में आप उसे लगाते हैं तो बड़ी शोभा देती है। बिल्कुल। और अब तो बच्चों के जन्मदिन पर या अन्य अवसरों पर भी लोग कठपुतली का नाच घर में करवाते हैं, प्रदर्शन करवाते हैं। ये एक अच्छी परंपरा है, ऐसे बच्चों को अच्छा भी लगता है और ये कलाकार जो हैं उन्हें भी कहीं ना कहीं से संरक्षण मिलता है। और बच्चे भी तो समझेंगे इन चीजों को कि भाई कहाँ से ये कितने प्राचीन समय से ये कलाएं चली आ रही हैं और आगे चल के वो इसमें फिर योगदान देंगे इन्हें जीवित रखने में। बिल्कुल। तो भाई लेकिन हम तो बता देते हैं कि जो पंक्ति हम पढ़ने जा रहे हैं वो हमारे साथी ने याद दिलाई है बचपन की ये कविता। लिखते हैं कि कठपुतली गुस्से से उबली, बोली ये धागे क्यों है मेरे पीछे आगे, इन्हें तोड़ दो, मुझे मेरे पाँव पर छोड़ दो। सुनकर बोली और कठपुतलियाँ क्या बहुत दिन हुए हमें अपने मन के छंद छुए, मगर पहली कठपुतली सोचने लगी ये कैसी इच्छा मेरे मन में जगी। ये लिखते हैं कि ये कविता मैंने बचपन में पढ़ी थी और जब भी कठपुतली का जिक्र आता है तो हमेशा मुझे ये कविता याद आ जाती है। ये कविता भवानी प्रसाद मिश्र जी की लिखी हुई है, बता दें तो वाकई ये कहानी जो कविता है वाकई दिल को छूती है। बिल्कुल। और ऐसा भी हमने अपने बड़ों से सुना है कि हम भी एक कठपुतली हैं और हमारी जो डोर है वो परमात्मा के हाथ में होती है। और परमात्मा के हाथ में क्यों कहीं हम कहें कि हमारे हाथ में भी है, हम जिस तरह के काम करेंगे नतीजे हमें वैसे ही मिलेंगे। अगर हम कुछ अच्छा करते हैं तो नतीजन हमें जो मिलेगा वो भी अच्छा ही होगा, लेकिन हम अगर कहीं ना कहीं कुछ गलत कर जाएंगे तो उसका नतीजा भी हमारे सामने अच्छा नहीं होगा। इसलिए हमारा प्रयास ये हो कि हम जो कर रहे हैं उससे किसी का दिल ना दुखे, सब अच्छा हो। तो इसी तरह से सब लोग खुश रहें, स्वस्थ रहें, प्रसन्न रहें, इसी कामना के साथ आज कार्यक्रम समाप्त करते हैं। सबसे विदा लेते हैं चंचल वर्मा और प्यारी बुआ का नमस्कार।